ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हेडिंग होती है, हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर या ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ये जो मैंने कंटेनर और ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसको ना मैंने कमेंट किया, कमेंट करने का क्या तरीका होता है, कंट्रोल और ये बैक स्लैश है ऐसे वाली, ठीक है। ये आप प्रेस करते हो ना तो ये आपका जो है ना वो हो जाता है, कमेंट हो जाता है, ठीक है। और कमेंट जो है ना वो लाइन सिर्फ रीड होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब ब्राउजर पे ये चीज नजर नहीं आएगी, शो नहीं होगी, जस्ट हम अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। कंटेनर या ब्लॉक लेवल एलिमेंट के होते हैं, देन हमारे पास इन लाइन या हम जिसको बोलते हैं स्टैंड अलोन एलिमेंट, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट होते हैं, कंटेनर ब्लॉक इनलाइन और स्टैंड अलोन एलिमेंट। तो जो अब मैं अगर आके इसको रीलोड करूं, आउटपुट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने ये देखा था कि अगर मैं आके इसको स्टाइल आउट करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, जैसे ब्राउन, और सेम स्टाइलिंग मैं आके दे देती हूँ इसको भी, बोल्ड को भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ है, इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, कंटेनर या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ये जो है ना स्टैंड अलोन या इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि इसने इतनी सी जगह ली है जितनी इसको रिक्वायर्ड थी। अब हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, समझ आ रही है। अपनी आइडेंटिटी का मतलब है कि मैं इसको कंट्रोल एक्स करती हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी का मतलब है जैसे आपकी H1 का टैग क्या करता है, हेडिंग देता है, P का टैग पैराग्राफ देता है, B बोल्ड करता है, I इटैलिक करता है। जो div का टैग है, div का टैग कुछ भी नहीं करता, इसकी कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। दिस इज अ div, इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं करता, ये जस्ट प्लेन टेक्स्ट लिख देगा, ना ये बोल्ड करता है, इटैलिक करता है, कारण इसका कुछ फायदा नहीं है। डिव का ना कोई एट्रीब्यूट होता है, लेकिन डिव आपके पास होता है ना वो कंटेनर लेवल एलिमेंट होता है। कंटेनर लेवल एलिमेंट का क्या होता है कि अगर मैं इसको आके बैकग्राउंड कलर देती हूँ, ठीक है, येलो ग्रीन कुछ भी दे दें, ठीक है, मैं आके इसको देती हूँ तो ये आपके पास सी, ये आपके पास क्या है, डिव है। डिव आपका इटसेल्फ इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन डिव आपके पास कंटेनर या ब्लॉक लेवल एलिमेंट का होता है। सिमिलरली आपके पास एक टैग आता है स्पैन। स्पैन क्या करता है, मैं आपको यहाँ पे भी लिख देती हूँ, दिस इज स्पैन, ठीक है। स्पेन की भी अपनी कोई आइडेंटिटी या फिर कुछ भी नहीं है, ना इसका कोई एट्रीब्यूट है, ना इसका कोई मेन मकसद है। ये भी क्या करता है, अगर मैं आके इसको बैकग्राउंड कलर दे दूं तो ये आपके पास इन लाइन या स्टैंड अलोन एलिमेंट है, नजर आ रहा है। अब ये दोनों, इन दोनों टैग्स का बड़ा मकसद होता है HTML में। इन दोनों का क्या पर्पस होता है कि समटाइम्स आपको कुछ ऐसा टैग चाहिए होता है जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी, मिसाल के तौर पे अब हम देखेंगे इन दोनों का पर्पस क्या है, डिव का क्या है, स्पेन का क्या है। लेट्स से मैं आके आपको कहती हूँ कि मैंने दो बोल्ड टेक्स्ट इकट्ठे लिखे हैं, मैंने ये बी का टैग है, ठीक है, मैंने आके कहा कि ये बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है, मैं आके एक और बोल्ड का टैग दे देती हूँ, मैंने आके कहा ये भी मेरे पास बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है, मैं आके रीलोड करती हूँ। अब ये बोल्ड टेक्स्ट दोनों एक दूसरे के आगे आ गए हैं, समझ आ रही है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं बोल्ड टेक्स्ट के बाद मतलब डाटा अगली लाइन पे, तो एक तो तरीका ये है कि मैं बी आर का टैग लगा लूँ, लेकिन बी आर का टैग सूटेबल नहीं होता, ये सही तरीका नहीं, हम बी आर का टैग नहीं लगाते होते, ठीक है। बी आर के टैग आपने यूज ही नहीं करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको उठा के टैग को डिव में बंद कर देंगे, और डिव क्योंकि अपनी आइडेंटिटी या कंटेनर एलिमेंट है और ये चीज डिव के अंदर पड़ी हुई है, तो अब ये वन कंप्लीट रो ले लेगी, नजर आया। ये फायदा होता है आपके पास किसका, डिव का। अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन जो डाटा हमें लाइन पे चाहिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक फुल, हम उसको किस में बंद करते हैं, अंडर डिव। अब आपके पास स्पैन क्या चीज है, स्पैन ये चीज है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, माई नेम इज अलिशबा, ठीक है, सेव मैंने किया। अब मैं आके ये कहती हूँ जस्ट इन केस कि मैं चाहती हूँ कि ये जो अलिशबा है ना ये इलाक से स्टाइल आउट हो जाए, मतलब इलाक से इसको मैं कोई कलर दे दूँ, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे दूंगी, अगर मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगी तो पूरा कलर हो जाएगा, ऐसा ही है। तो मुझे इसको किसी टैग में बंद, मतलब इलाक से करना पड़ेगा बंद। अगर मैं इसको पी का टैग ही दे देती हूँ लेट से, ठीक है, मैंने कहा कि पी में ही डाल दो इसको उठा के इस तरह से, और अब मैं आके इसको दे देती हूँ कि भाई स्टाइल इज इक्वल्स टू, इसका कलर जो है ना टेक्स्ट का वो कर दो रेड, या जो भी, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये देखो अलिशबा कलर तो हो गया, लेकिन वो अगली लाइन पे चला गया। अगली लाइन पे क्यों चला गया, क्योंकि मैंने पी के टैग यूज किया, पी आपके पास क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो यहाँ पे इस केसेस में हम स्पेन का टैग देते होते हैं, टैग के अंदर की इसकी अपनी कोई भी आइडेंटिटी
नहीं है, लेकिन ये क्या है आपके पास, क्योंकि ये स्टैंड अलोन एलिमेंट है तो अभी कलर भी कर देगा और इसको चेंज भी नहीं करेगा जो भी स्टाइल। समझ आ गया? तो यहाँ पे डिव और जो स्पेन के टैग है इनका ये पर्पस होता है और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं डिव के टैग और स्पेन का। हम डिव में अक्सर चीजें रखते हैं, ठीक है। डिव या कंटेनर दोनों का सेम काम होता है। अगर मैं कंटेनर के टैग लेती हूँ, ठीक है, नहीं कंटेनर नहीं, सॉरी सेक्शन, मैंने कंटेनर बोल दिया। सेक्शन का जो टैग होता है ना, इसका भी यही होता है कि सेक्शन की अपनी कोई भी आइडेंटिटी सेल्फ नहीं है। ये आपके पास जो है ना सिर्फ क्या है, बैकग्राउंड कलर में इसको दे देती हूँ। ये भी आपके पास जो है ना कंटेनर या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरी वाली जरूरत है। समझ आ गया? तो डिव, सेक्शन, ये कंटेनर ब्लॉक एलिमेंट है और स्पेन आपके पास स्टैंड, लेकिन इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये भी याद रखना। सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट या वो नहीं है, इनकी अपनी आइडेंटिटी भी कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। खुद ये कुछ भी नहीं करते। तो ये आपके पास हमने जो लास्ट क्लास में देखा था वहां तक आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास ए का टैग हो गया। ए का टैग आपके पास एंकर टैग होता है। एंकर टैग आपके पास बड़ा जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे आके लिख दिया क्लिक, मैं आके इसको रीलोड कर लेती हूँ। तो ये देखो अभी ये कुछ भी लिंक नहीं बना। एंकर टैग, एक टैग हम इसलिए यूज करते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं कहीं पे मूव कर जाऊँ, ठीक है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करके कहीं पे मूव करना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक टैग यूज होता है। लेकिन एक टैग जो है अभी तो आप देख रहे हैं कि इस पे ये क्लिकेबल नहीं है, मतलब एक टैग का कोई मकसद ही नहीं हुआ। ये विदाउट एट्रीब्यूट क्या है, मीनिंगलेस है। तो मैं जैसे ही एट्रीब्यूट दूंगी, मैंने एच रेफ का एट्रीब्यूट दिया, अब एच रेफ क्या काम करता है, इसको ये लिंक दे देगा, बना देगा, ये देखें। लेकिन मैं क्लिक करने में कहीं भी जा नहीं रही, क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट तो दिया है, इस एट्रीब्यूट को कोई वैल्यू नहीं दी कि भाई जाना किधर है, ठीक है। मैं आती हूँ यहाँ पे आके, मैंने लेट से गूगल मैप ले लिया और मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ कॉपी या कट, जो भी। मैं आती हूँ यहाँ पे आके, मैं ये दे दिया लिंक, ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही इस क्लिक के ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं चल जाऊंगी गूगल मैप पे, ये देखो, समझ आ गई? तो एंकर की टैग का ये पर्पस होता है, ये हम कहीं पे क्लिक करके लेके जाना चाहते हैं। अब एक टैग आपके पास इसलिए यूज होता है। अब मैं अगर आ जाती हूँ और एक के अंदर एक और चीज है, अब मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं सेम टैब के अंदर, मतलब इसी टैब में आके गूगल मैप पे जा रही हूँ, फिर मुझे बैक करना पड़ रहा है। अगर मैं चाहती हूँ न्यू टैब में खुल जाए तो उसके लिए आपके पास टारगेट का एट्रीब्यूट यूज होता है। टारगेट में आप लिखते हो ब्लैंक। पेरेंट सेल्फ टॉप का इतना कोई याद सच नहीं है। ब्लैंक जो है ना वो आपको न्यू टैब में ओपन करके दे देता है। आप जैसे क्लिक करोगे, देखो ये डाटा यहाँ पे रहा है, न्यू टैब में उसने गूगल मैप खोला है। जितनी दफा भी आप क्लिक करोगे न्यू टैब में खुलेगा। समझ आ गई? तो ये आपके पास जो है ना वो टारगेट का एट्रीब्यूट एक्चुअली कर रहा है। टारगेट का मतलब ये कि आप इसको खोलना कहाँ पे चाहते हो, कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो। समझ आ गई? अब हमारे पास एक टैग होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम में मैं भी आके अगर इसको सोर्स दूं, रीलोड करूं, तो आपको कुछ भी शो नहीं हुआ। ये देखो सिर्फ वो जगह कंज्यूम हो गई। क्यों? क्योंकि जो आपके पास फ्रेम होता है, ठीक है, फ्रेम का बॉर्डर लिखा हुआ है 0, तो फ्रेम बॉर्डर 0 का मतलब इसका बॉर्डर नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले ये एट्रीब्यूट हटाती हूँ ताकि मुझे बॉर्डर शो हो कि फ्रेम शो कहाँ हो रहा है। ये अब आपने देखा कि ए के टैग के आगे आपको फ्रेम नजर आ रहा है। ए के टैग के आगे इसलिए फ्रेम नजर आ रहा है क्योंकि ये आपके पास क्या है, कंटेनर, सॉरी ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक दे देती हूँ बी आर के टैग, या मैं डिफ के अंदर बंद कर देती हूँ, ये कोई की बात है, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया। अभी फ्रेम नीचे आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि अभी मैं क्लिक करती हूँ तो ये न्यू टैब में मुझे ये खोल के दे रहा है गूगल मैप। अगर मैं चाहती हूँ मैं इसको टारगेट करूँ, मतलब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये यहाँ खुल जाए फ्रेम के अंदर। समझ आ गया? तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम ये जो फ्रेम है, हम इस फ्रेम को एक नाम दे देंगे। मैंने फ्रेम का नाम रेड से रख दिया माय फ्रेम, ठीक हो गया। मैंने फ्रेम का नाम माय फ्रेम रख दिया है और अब इस फ्रेम का ये नाम है। मैं टारगेट में ब्लैंक करने के बजाय टारगेट में ये फ्रेम का नाम दे दूंगी कि भाई इस फ्रेम में खोलो। समझ आ गई है? तो ये टारगेट का मतलब ये होता है कि एक्चुअली हमने डाटा खोलना कहाँ पे है, ओपन किधर करना है। जैसे अब इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखो अब ये क्यों नहीं ओपन हुआ, ये अब हो तो रहा है। गूगल मैप क्यों नहीं ओपन हुआ? क्योंकि लिंक को ओपन नहीं करता। आई फ्रेम जो है ना वो अपने अंदर HTML की फाइल्स को ओपन करता है। समझ आ गया? तो अगर मुझे खोलना है तो मुझे एक नई HTML की फाइल बनानी पड़ेगी। मैं कंट्रोल S करती हूँ, डेस्कटॉप पे मैं कह देती हूँ कि frame.html या कोई भी नाम रख देते हैं फाइल का।
सेव कर देते हैं। यहाँ पे आके एक हेडिंग दे देते हैं खाली, माय फ्रेम। अब मैं यहाँ पे ये खोलना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इसके सोर्स में, सॉरी, ए के सोर्स में मैं जैसे ही क्लिक करूँ ए को, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फ्रेम डॉट एच टी एम एल खुल जाए। समझ आ गई? तो यहाँ पे हम आएंगे, हम आके इसको रीलोड करेंगे और मैं जैसे क्लिक करूँगी ये देखो, समझ आ गया? मैं क्लिक कर रही हूँ तो फ्रेम में डाटा टारगेट हो रहा है। समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या है कि आई फ्रेम के अंदर अपना भी सोर्स आ रहा है, मतलब पहले से क्या फाइल ओपन हो, तो वो भी आप कर सकते हो। आप एक नई फाइल बनाओ, आप उसको भी सेव करो, और उसको मैं डेस्कटॉप पे नाम रख लेती हूँ, लेट से कि आई फ्रेम के नाम से रख देती हूँ, आई फ्रेम डॉट एच टी एम। कुछ भी, मतलब आपने पेज बनाना है, अभी तो मैं रैंडम डाल रही हूँ कुछ जो मेरे माइंड में आ रहा है। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट में हेडिंग दे देती हूँ आई फ्रेम, मैं सेव करती हूँ। यहाँ के रीलोड, अब देखो, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया ना, इसलिए सोर्स में यहाँ पे हम क्या दे देंगे, आई फ्रेम। अब मैंने आई फ्रेम के अंदर क्या खोला हुआ है, आई फ्रेम। ये समझने की बात है, आई फ्रेम में आई फ्रेम खोला, आई फ्रेम में क्या आ रहा है, आई फ्रेम। इसका मतलब ये है कि मैं जैसे ही पेज को रीलोड करूंगी तो मेरे पास फ्रेम में क्या आ रहा है, आई फ्रेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई फ्रेम में ये खोला हुआ है। फिर मैंने कहा जब मैं इसको टारगेट करूं, मतलब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करूं, तो ये क्या खोल दे, मेरा माई फ्रेम खोल दे, माई फ्रेम में ये चीज खोल दे, फ्रेम डॉट एच टी एम एल। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, अभी आई फ्रेम आ रहा है, मैं जैसे क्लिक करूंगी, क्लिक के ऊपर मैंने ये वाला लिंक दिया हुआ है, तो ये यहाँ खुल गया। समझ आ गया? तो ये ऐसे स्विच हो रहा है। अब आप यहाँ पे क्या चीज बना सकते हो, अगर मैं आ जाऊं आपको दिखाऊं साइट में किस तरह से हो सकता है। आपके पास ये थीम है, वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं। अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी डेमो खोल लेती हूँ, एक वेबसाइट, आप देख रहे हैं इस वेबसाइट की, जब मैं नीचे आती हूँ तो आपको एक चीज नजर आती है, लाइक दिस, नजर आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू अराइवल्स, फीचर प्रोडक्ट सेल। न्यू अराइवल्स पे मैं क्लिक करती हूँ, ये चीज खुल रही है, फीचर प्रोडक्ट पे क्लिक करती हूँ, ये खुल रहा है, सेल आइटम पे क्लिक करूँ, ये खुल रहा है, मतलब स्विच हो रहे हैं ना। यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं। हम ऊपर 3 एंकर टैग्स लगाएंगे, न्यू अराइवल, फीचर प्रोडक्ट, सेल आइटम, और उसके नीचे हम जो मर्जी खोलें। आप ये काम कर लेना, न्यू अराइवल्स पे मैं क्लिक करूँ, क्योंकि अभी आपने प्रोडक्ट तो नहीं अभी देखा, ठीक है। न्यू अराइवल पे मैं क्लिक करूँ तो एक हेडिंग आ जाए न्यू अराइवल की, फीचर प्रोडक्ट पर क्लिक करो, फीचर प्रोडक्ट क्या, जो सेल आइटम है, सेल आइटम। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा आ रहा है, इसकी विड्थ ज्यादा है, तो विड्थ के लिए आप क्या काम करोगे, फ्रेम छोटा है, इसकी विड्थ हाइट आप खुद एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रेम में यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट होता है विड्थ के नाम से, विड्थ मैंने कहा 100% कर दो, तो आप देखेंगे फुल 100% विड्थ हो जाएगी। ये नजर आई? हाइट आपने बढ़ानी है तो आप इसी तरह से हाइट आके दे दोगे। हाइट आपने कह दिया लेट से 300 पिक्सल, 300 पिक्सल का मतलब होता है px होता है, ठीक है, बड़ा हो गया इतना। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट देते हो, 400 देना है पिक्सल तो वो 400 और भी बड़ा हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। समझ आ गई? तो ये आपके पास है। देन आपके पास अगर आपने डाटा को लाइक ये आपके पास अगर आपने सेंटर में शो करना है तो आप यूज करोगे सेंटर का टैग। सेंटर का टैग क्या काम करता है, जो भी चीज आप इसमें दोगे वो सेंटर में शो करेगा। ये नजर आया? ये जैसे समझ आ गई? अब आपने ये काम करना है, और एक टैग वैसे भी इनलाइन है, तो आप अगर मल्टीपल यानी कि यही कॉपी करते रहो, अगर मैं कॉपी करूं, पेस्ट, फिर पेस्ट, तो यू विल सी कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये अब ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बी आर लगाया हुआ है। अगर ये बी आर हम हटा दें, ठीक है, तीनों से, तो एक टैग वैसे भी इनलाइन एलिमेंट होता है। समझ आ गई? ठीक है। और बाकी इनकी डिजाइनिंग वगैरह, और ये जो थोड़ा सा बड़ा है फॉन्ट साइज, और वो सारी वो सीएसएस का पार्ट है, वो भी हमने नहीं की, सीएसएस नहीं सीखी, ठीक है, उसको छोड़ दो। जो मेन फोकस है जो मैंने बताना था वो आपको समझ में आ गई है, मैं क्या बनवाना चाह रही हूँ। मैं पे क्लिक कर रही हूँ तो ये हो रहा है, नजर आ रहा है? तो इन डिफरेंट तीनों पर क्लिक करो, डिफरेंट डिफरेंट डाटा आएगा। तो ये आपने करना है।
हमने आई फ्रेम को डिस्कस किया, हमने ए के टैग को डिस्कस किया, ठीक है। फिर अगर आपने, हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। क्योंकि हम, मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैं HTML और CSS अलग अलग नहीं पढ़ाती, ये एक साथ एसोसिएटेड है तो इकट्ठे पढ़ाती हूँ। जब हमारी कंप्लीट होगी तो HTML CSS दोनों कंप्लीट होंगी। तरीका भी यही होता है, ठीक है, कि जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसकी CSS भी आपको आनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे पास 3 किस्म की CSS होती हैं। एक होती है इनलाइन CSS, ठीक है। एक होती है हमारे पास इंटरनल CSS, ठीक है। और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। ये 3 टाइप्स हैं CSS की, ठीक है। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अभी आपने देखा कलर्स वगैरह, एनिमेशन, स्टाइलिंग सारी CSS के थ्रू होती है। अब ये जो कास्केडिंग स्टाइल शीट या CSS है वो 3 किस्म की है। मैंने आपको सबसे पहले बताया इनलाइन CSS, फिर मैंने आपको बताया इंटरनल CSS, फिर मैंने बताया एक्सटर्नल CSS। अब इनलाइन CSS क्या है? इनलाइन CSS ना आपके बॉडी के टैग में होती है। किस में होती है? आपके बॉडी के टैग में होती है। ये आपका बॉडी का टैग है, इसमें आप देते हो बॉडी टैग में विद एन ओपनिंग टैग, ये होती है, ठीक है। इंटरनल CSS जो होती है ना वो आपकी होती है हेड के टैग में, हेड टैग में होती है, समझ आ गई। और जो आपके पास होती है एक्सटर्नल CSS, ये आप अलग से शीट बनाते हो बाहर, एक्सटर्नल, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इनलाइन CSS बॉडी टैग में होती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आपने एक हेडिंग दे दी, फॉर एग्जांपल बेसिक टैग जो हमने पढ़े उससे स्टार्ट करते हैं, मैंने आप भी हेडिंग दे दी। अब इसके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट यूज होगा, किस नाम से? स्टाइल के नाम से। और इसमें आप दोगे CSS। जैसे मैंने अभी बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैं कहती हूँ यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर दे दो, ये समझ आ गई। ये होती है मेरी इनलाइन CSS है मेरी, ये वाली जो मैंने आपको बोला कि बॉडी के टैग में विद एन ओपनिंग टैग है। विद एन ओपनिंग टैग का मतलब है ये आपका ओपनिंग टैग अभी बंद नहीं ना हुआ था, ग्रेटर के साइन नहीं आता, इसी में आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट डाल के दे दिया, ये इनलाइन है। इंटरनल का क्या मतलब है? हेड में। अब हेड का क्या मतलब है? अगर मैं इसको कट करूं तो ये यहाँ पे आएगा, हेड का टैग ही है ना, ये रहा हेड का टैग। यहाँ पे आपके पास होती है यूज इंटरनल CSS, हेड में होती है। हेड में अब आप कैसे देते हो? स्टाइल का टैग देते हो, लाइक दिस। स्टाइल के टैग में आप आके सारी स्टाइलिंग करते हो। अब मेरी ये टैग का क्या नाम है? H1 है। मैं यहाँ लिखूंगी H1 करली ब्रैकेट और यहाँ पे आके मैं दे दूंगी बैकग्राउंड कलर, मैंने जो भी देना है, मैंने ब्लू वायलेट दे दिया, समझ आ गई। मैंने अब ये इनलाइन CSS का तरीका है और इंटरनल का ये तरीका है। स्टाइल का टैग देते हैं हम हेड में और उसके अंदर हम टैग का नाम देके करली ब्रैकेट के अंदर इंटरनल CSS यूज करते हैं। एक्सटर्नल का क्या मतलब है? मैं एक बाहर फाइल बनाऊंगी, मैं इस फाइल को सेव करूंगी, किस नाम से सेव करूंगी? स्टाइल शीट, या जो भी आपने स्टाइल का नाम रखना है, स्टाइल रखना है, स्टाइल शीट रखना है, इट्स अप टू यू, या जो भी रखना है। स्टाइल शीट डॉट CSS, इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? CSS, क्योंकि मैं एक्सटर्नल CSS की फाइल बना रही हूँ तो CSS की फाइल की एक्सटेंशन डॉट CSS होती है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ये हैश ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपने बस सीधा सीधा लिखना है, ना टैग ना एट्रीब्यूट। H1 के अंदर आके बैकग्राउंड कलर दे दो एक्वामैरीन, समझ आ गई। ये आपके पास 3 आ गई हैं। एक आपके पास आ गई है एक्सटर्नल CSS, एक आपके पास इनलाइन CSS आ गई और एक आपके पास इंटरनल आ गया। लेकिन जब आप एक्सटर्नल बनाते हो तब ये एक्सटर्नल पता कैसे चलेगा? इस फाइल में कुछ तो होगा ना जिसके थ्रू आएगी ये, इस फाइल में मतलब ज़्यादा लिंक करेगी आपस में, तो हम इसको लिंक कराते हैं। और एक्सटर्नल फाइल को लिंक कराना पड़ता है और लिंक हम किस में करवाते हैं? हेड में। यहाँ हम आते हैं, हम लिंक का टैग देते हैं, लिंक के टैग के अंदर हम इंटर करेंगे तो ये 2 एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक होता है रिलेशन। अब ये स्टाइल शीट है मेरी, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा होता है स्टाइल शीट, इसको हम रहने देंगे स्टाइल शीट ही। रिलेशन हमेशा स्टाइल शीट ही आएगा। और href में मैं आके उस फाइल का नाम दे दूंगी, क्या नाम है? स्टाइल शीट डॉट CSS। मैंने क्या कर दिया? इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, अब यहाँ पे आके मैं आउटपुट चेक करूंगी, लेकिन आउटपुट में मेरा एक कंसर्न है। आपने देखा है कि मैंने एक ही टैग को सब स्टाइलिंग दिया है। मैंने H1 को आके स्टाइल यहाँ पे इनलाइन भी दिया है, इंटरनल भी दिया और एक एक्सटर्नल भी दिया, समझ आ गया। तो ये इनलाइन अप्लाई करेगा, इंटरनल करेगा या एक्सटर्नल करेगा, ये अब डिपेंड करता है। तो हमारे पास यहाँ पे बात आती है प्रेफरेंसेस की। प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा हाई प्रेफरेंस होती है वो आपकी इनलाइन CSS की होती है।
इनलाइन सीएसएस के बाद आपकी इंटरनल सीएसएस की होती है और इंटरनल के बाद आपकी एक्सटर्नल की होती है। इस बात का मतलब यह है कि अगर मैंने यहाँ पे इस टैग को H1 को 3 स्टाइलिंग दी है तो सबसे पहले जो अप्लाई होगी वो ये ब्राउन कलर होगा। तो आउटपुट में मैं अगर आ जाऊं, ये देखो ब्राउन कलर आया है, ना कि ब्लू वॉयलेट या जो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ एक्वामेरीन वो आया है। क्यों? क्योंकि मैंने इनलाइन सीएसएस दी थी तो प्रेफरेंस इसकी हाई है, ये मिलेगी क्योंकि मैंने टैग के अंदर स्टाइलिंग दे दी है तो ये अप्लाई होगी। अब अगर मैंने ये नहीं दी हुई, मैंने इंटरनल दी हुई है और मैंने एक्सटर्नल दी हुई है, ये देखो, तो ये ब्लू वॉयलेट कलर अप्लाई होगा या एक्वामेरीन होगा, तो अप्लाई जो है ना वो ब्लू वॉयलेट होगा, ये देखो, क्योंकि फिर इंटरनल अप्लाई होती है। और अगर मैंने इंटरनल नहीं दी हुई है तो अब लास्ट में जाहिर सी बात है जस्ट एक्सटर्नल सीएसएस है तो वो अप्लाई होगी, ये समझ आ गई। लेकिन जब हम कोड करते हैं या हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो हम प्रेफरेंस देंगे एक्सटर्नल सीएसएस को। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई कल को डेवलपर कहता है कि ये चीज़ चेंज कर दो, तो मैं जाके इनलाइन टैग्स के अंदर से नहीं ढूंढूंगी कि भाई ये टैग किधर पड़ा हुआ है, मैं सीधा जाऊंगी अपनी स्टाइल शीट पर वहां से फाइंड करके वो चेंज कर दूंगी। समझ आ गया। तो हम जब बीइंग डेवलपर या आप काम कर रहे होते हो अच्छा, तो हम एक्सटर्नल ही यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर, ठीक है। बहुत काम कभी इंटरनल इनलाइन ही यूज करते हैं, मैं आपको समझाते टाइम यूज कर भी दूँ, लेकिन एक्सटर्नल ही आप यूज करोगे और वही हम करते हैं। हमने आगे ये कर लिया। अब ये 3 किस्म की सीएसएस है। अब हमने ये देखा है कि हमारे पास एक्सटर्नल लगी हुई है एक शीट, हम इसको आके एक चीज़ देख लेते हैं। हमने जो जो टैग्स पढ़े हम उनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग देख लेते हैं, ठीक है। हमने स्टाइल देखा है, H1 का टैग है, शीट मेरे पास ऊपर अटैच हुई हुई है, ठीक है। मैं आके सीधा यहाँ पे काम कर लेती हूँ। H1 में आपने सिर्फ बैकग्राउंड कलर अभी तक दिया है, मैं यहाँ पे आके देखूँ जस्ट बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है। अब अगर आपने इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो उसके लिए आपके पास CSS यूज होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या काम करता है, इसको क्या कर देता है, सेंटर कर देता है। अब इस हेडिंग का अगर फॉन्ट आपने बढ़ाना है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मैंने कहा 30 पिक्सल्स। अब आप देखोगे 30 पिक्सल फॉन्ट साइज इज वेरी लेस, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि इसको बढ़ाना है तो मैं 60 पिक्सल कर देती हूँ, डबल हो जाएगा इसकी साइज, ठीक है। बड़ा छोटा जो भी करना है। फिर आपके पास एक चीज़ होती है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है आपके लिखने का स्टाइल। फॉन्ट फैमिली में अगर आप टाइम्स न्यू रोमन करते हो और ये टाइम्स वाली करते हो तो ये देखना इसका लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अच्छा सॉरी, अभी यही है, ठीक है, हम कोई और दे देते हैं। लो भाई, ठीक है, फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया, एरियल वाली दे देते हैं। सेव किया हमने, ये देखो लिखने का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है उसके लिए कलर की प्रॉपर्टी यूज होती है। कलर मैंने इसको कहा कि इसका ब्राउन कर दो तो ये आपको ब्राउन कलर में टेक्स्ट मिलेगा, ये समझ आ गई। ये आपके पास बेसिक स्टाइलिंग है। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन सेंटर सेंटर कर देगा, फॉन्ट साइज कितना है साइज बढ़ाएगा, फॉन्ट फैमिली मतलब लिखने का स्टाइल, और कलर टेक्स्ट का कलर हो गया। ये आपकी बस बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि बार बार यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट वेट एक चीज होती है। फॉन्ट वेट का मतलब है कि आपने अगर इसको दे दिया ना 100, ये देखो इतना बोल्ड हुआ है, ये कम बोल्ड होता है, ठीक है। अगर आपने कहा इसी तरह 200, 300, 400 तो 400 पे इतना बोल्ड होगा थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा बोल्ड हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने आके कहा 900, 900 अच्छा खासा बोल्ड होता है, ये 100 से 900 ही होता है, ये समझ आ गई। आप इसको ये भी लिख सकते हो फॉन्ट वेट बोल्ड, तो ये बोल्ड कर देगा, या बोल्डर जो भी आपने करना है। बोल्ड ऐसे करता है और बोल्डर बहुत ज़्यादा ऐसे भी करना था, ठीक है। तो ये आपको कर दे देगा। ये आपके पास होती है सिंपल। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे टैग पढ़ा था, एक टैग। एक टैग में हमने देखा था आपके पास href होता है, क्लिक हियर, आउटपुट में आपको शो होगा एक टैग। अब एक ही टैग में आपने ये देखा सबसे पहले नीचे लाइन आ रही है ना लाइन। मुझे इस लाइन को अगर रिमूव करना है तो आप इसके लिए पता है क्या यूज करते हो, आप दे दोगे एक टैग, आप इसके लिए देते हो टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे। जब आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हो तो इसके नीचे से लाइन रिमूव हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। अब आपने अगेन बाकी सारी प्रॉपर्टीज यही हैं, आप जो भी यूज करोगे यहाँ पे सारा आपने यूज किया तो ये एक टैग सारा चेंज हो जाएगा, सारा स्टाइल ही चेंज होगा, ये
नजर आया, लेकिन ये क्लिकेबल भी है, लिंक भी है, समझ आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको जो भी प्रॉपर्टी बाकी दिन चलेगी, मेन इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है जो आप नन दोगे। और सेकंड ये समटाइम्स आप ये करते हो, जब आप ये मेरा माउस है, मैं माउस इस पे लेके जाऊं तो कोई और प्रॉपर्टी यूज हो जाए, मतलब मैं लेके जाऊं, इसको हम बोलते हैं हॉवर, जो हम माउस पे करते हैं। हॉवर देने का क्या तरीका होता है, आप टैग का नाम देते हो, ए पे मैं हॉवर करना चाहती हूँ, आप राउंड ये कॉलन लगाओगे, लिखोगे हॉवर, कि मैं ए के ऊपर जैसे ही हॉवर करूं, मैं कहती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मैं बैकग्राउंड कलर कह देती हूँ लेट से ब्लू वायलेट हो जाए, सेव कर देते हैं। अब आप देखेंगे अभी नॉर्मली ये इस तरह है, अभी इसी तरह है, मैं हॉवर करूंगी ये, ठीक है। तो हॉवर पे आप जो मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो, समझ आ गया। ये प्रॉपर्टीज हैं और यही जो टैग्स हमने अभी तक पढ़े थे उनके रेलिवेंट सीएसएस ये है। अब हम साथ साथ जो पढ़ेंगे उसके सीएसएस भी साथ साथ परफॉर्म करते जाएंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया वो आपने लाजमी, एक वो जो मैंने टास्क दिया आई फ्रेम वाला वो करना है। एंकर टैग हमने आज स्टडी किया, ए का टैग हमने आज पढ़ा और आई फ्रेम का टैग पढ़ा, और हमने देखा सीएसएस कितने किस्म के होते हैं, डिव और स्पेन का टैग भी पढ़ा है। डिव सेक्शन दोनों कंटेनर ब्लॉक लेयर एलिमेंट होते हैं, और जो इनलाइन या स्टैंड एलिमेंट होते हैं वो आपके पास पेन होता है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि उसके अलावा ए का टैग और आई फ्रेम क्या काम करता है, और इनकी स्टाइलिंग देखी है हमने, 3 किस्म की सीएसएस देखी है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक हो गया, और वो कैसे अप्लाई होती हैं उनकी ये स्टाइलिंग सारी। रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।